प्रस्तावना। शक्ति के 48 नियम। शक्तिहीन होना हम में से किसी को ही पसंद नहीं होता है। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता है। सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों की यह नहीं लगता कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी नज़र पर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक देखना चाहिए। इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों को ज़रूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। सतत छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने की सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादे को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म की कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने सारथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजना बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और संस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसीलिए वहाँ शक्ति के हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था, दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी के समय के साथ अपनी चालों का छिपाना सीख लिया। अपने विरोधियों के पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके सांच पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म राजनीति के अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था, जिसमें सतत सावधानी और राजनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही एक विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए। लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज़्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसा पूर्ण जागरण काल के कूटनीति और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार की सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की प्रकाष्ठा मानती है, लेकिन वही विकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर अब भी घुमड़ती है। खेल वही है। बाहर से तो
आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह से नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे की हाथ को मखमल के दस्ताने से भीतर रखें। अगर पूरे जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सकें, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों की अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा, और अगर उन्हें यह एहसास ही नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम का प्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आपकी आधुनिक दुनिया में काफ़ी सफल हो सकते हैं। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्य चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चले कि प्रतिभा और गुणों को प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाली व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम को दो पहलू है। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा देदीप्यमान दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरे से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम नहीं करना चाहते तो कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन से इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी नहीं माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसीलिए आप अपनी मन मर्जी की हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुँह चढ़े लोग पर किताबें लिखी जा सकती है
जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उनकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और आप साफ दिख जाती है। इसके अलावा दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ही ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आने दे, मूर्खता का अभिनय करे, ऐसे दिखावा करे जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियाँ करे जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुँचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। और बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने के सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक है तो सबके सामने उसका श्रेय उसे ही दे। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार है तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस के सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इससे परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देंगे तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप अपनी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर की दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। तस्वीर: आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रहता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज़्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हो, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। बाल्थेसर ग्लेसियन 1601 to 1658।